तो भाई लोग, स्वागत है तुम्हारा अनकट के दूसरे एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मतलब कि जो सुपरमैन के लिए नया कुछ एक्टर कास्ट होने वाला है या फिर कोई बड़े रोल के लिए किसी एक्टर को कास्ट किया जाता है, तो क्या स्टूडियो का फ्यूचर प्लान्स को लेकर उस एक्टर को काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है। यानी कि तुम्हारे ऊपर कहीं केस कुछ ना पड़ जाए, या तुम्हारे ऊपर कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का फेक केस ना हो जाए, या फिर तुम्हारे ऊपर कुछ गलत चीज़ों का असर ना हो जाए जिससे ऑडियंस देखने वाला है या फिर कुछ स्टूडियो पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो तुम्हारे हर एक कदम को फूक-फूक कर तुम्हें रखना पड़ता है। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी बड़े रोल के लिए तुम्हें अगर कास्ट किया जा रहा है, तो उन एक्टर को क्या-क्या सैक्रिफ़ाइस या फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सतर्क भी तो रहना ही पड़ेगा उसके लिए। तो पहला एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहता हूँ हमारे दी ग्रेट एज़रा मिलर का, जिन्होंने भाई फ्लैश का रोल किया है। और उनके ऊपर अगर तुम विकिपीडिया में जाकर पढ़ोगे अच्छे से डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि तो 14 से 15 केस हुए पड़े हैं। मतलब कि कहीं डोमेस्टिक वायलेंस से, कहीं बार में जाके झगड़ा कर दिया, किसी के घर में जाकर बीयर चुरा रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। मतलब कि सोचो, जिस बंदे को $20 मिलियन तुम्हें मिला है एक मूवी के लिए, वो क्या-क्या ही कर रहा है फालतूपना। तो हाँ, उन सब चीज़ों से तुम्हें बच कर रहना पड़ता है। उसके कारण से फ्लैश मूवी को काफ़ी बैकलैश देखने को मिला। यानी कि जैसे कि फ्लैश मूवी धीरे पे डिले होते गई, एज़रा मिलर के ऊपर काफ़ी अलग-अलग एलिगेशन लगते रहे और स्टूडियो का भी इसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उसी एग्ज़ाम्पल पे अभी हाल-फिलहाल का केस जोनाथन मेजर्स वाला ले लेते हैं। जोनाथन मेजर्स मार्वल स्टूडियोज़ के अभी तक के सबसे बड़े विलेन का रोल प्ले करने वाले हैं, कैंग द कॉन्करर। तो कैंग के रोल के लिए उन्होंने अभी तक अपने एक लोकी सीरीज़ में और भाई एंट-मैन एंड द वास्प: क्वांटममेनिया में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मेजर इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो अगर मार्वल स्टूडियोज़ का आने वाला और 5 साल उनके ऊपर निर्भर है, तो भाई उनको जो है फ्यूचर में काफ़ी चीज़ों को ध्यान में देख कर रखना पड़ेगा। मगर अभी उनके ऊपर पता चल रहा है कि शायद उन पे एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। मतलब कि उन्होंने शायद अपनी गर्लफ्रेंड को पीटा है, तो इसके लिए उन पे अभी केस चल रहा है और डिज़नी इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहता है। तो अभी मूवी के काम रुके हुए हैं। तो उसका कारण सीधा-सीधी हमें स्टूडियोज़ पे दिखता है कि यार आने वाले जो 2025 में मूवी है सीक्रेट वॉर्स, वो शायद हो सकता है 27 या 28 तक का डिले देखने को मिल सके। अगर ये केस या फिर ये अगर मुद्दा सच में साबित हो गया है, तब और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, रिकास्ट तक हो सकता है कैंग के लिए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड होने लगती है। तो जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं जॉनी डेप का, पायरेट ऑफ द कैरिबियन। भाई बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज़ी है, मतलब कि डिज़नी का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है और वर्ल्ड में मुझे लगता है कि हाईएस्ट, मतलब कि बड़ा बजट वाला मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस ने ही कमाया है और बनाया है। और भाई जॉनी डेप का भाई पूरा, मतलब कि एक मेरे लिए जॉनी डेप वहाँ से डिस्कवर होता है और काफ़ी लोगों के लिए भी। तो जॉनी डेप पे जब एम्बर हर्ड और जॉनी डेप वाला केस चल रहा था, तब डिज़नी ने उन्हें भाई रस्टिकेट कर दिया था जॉनी डेप, मैंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैक स्पैरो के लिए। तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें अलग-अलग हुई, मगर बाद में जब पता चलता है कि ये एक फ़ेक था, जब जॉनी डेप को मतलब कि एक आराम से उन केस से निकल गए, तब डिज़नी वालों ने उन्हें $300 मिलियन देकर एक मतलब कि बोला कि भाई कॉम्प्रो कर लो, फिर से वापस स्टूडियो में काम करो। मगर उसके बीच का जो कलंक उनके ऊपर बहुत सारा एलिगेशन लगा, वो उनका फ्यूचर या फिर स्टूडियोज़ का फ्यूचर, उस पूरे फ्रेंचाइज़ी का फ्यूचर दाँव में लग गया था। तो हर एक चीज़ों को देख कर चलना पड़ता है। यहाँ पर जोनाथन मेजर्स के लिए बहुत ही बड़ा रोल था कैंग। भाई मतलब कि आने वाली जितने भी मूवीज़ थे, हर एक मूवी में कैंग का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला था। हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो ये कैंग आने वाला अगला थैनोस समझ लो, उसे थैनोस से भी बड़ा दिखाने की कोशिश किया जाएगा। तो यहाँ पर सीक्रेट वॉर जैसा बड़ा इवेंट में भाई कैंग को एक बहुत ही बड़ा रोल देना है, जोनाथन मेजर्स को उन्हें एक अच्छा सा मतलब कि निभाना है। तो यहाँ पर उन्हें पब्लिक में काफ़ी कम दिखना पड़ेगा। डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जैसे कि एज़रा मिलर करते रहता है, कभी किसी से लड़ लिया, कभी कहीं चोरी कर लिया, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। तो मेन मुद्दा है यहाँ पर कि अगर सुपरमैन के लिए किसी अगले बंदे को कास्ट किया जा रहा है, तो स्टूडियो का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि यार ये बंदा फ्यूचर में जाकर कहीं कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि यहाँ आने वाले 10-15 साल जो उस कैरेक्टर के या फिर उस एक्टर का जो फ्यूचर है, वो और स्टूडियोज़ का जो प्लान है वो डिपेंड करता है। अगर कल को जाके ये बंदा किसी को पीट दे या फिर कहीं लड़ाई कर ले या किसी का मर्डर कर दे, तो यहाँ पर पूरा स्टूडियो का खेल ही पलट जाएगा। मल्टी मिलियन डॉलर जो उसके ऊपर फूका जा रहा था, वो पूरा बर्बाद चल जाएगा। तो यहाँ पर मेन मुद्दा होता है कि क्या एक्टर्स को भी एक ज़िम्मेदारी लेना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है।
और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं कि यार अगर मैं अपने मतलब काम को छोड़कर रियल लाइफ़ में भी काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सुपरमैन एक एस जो है उसका, वो उम्मीद दिलाता है लोगों को। और काफ़ी बच्चे या फिर काफ़ी लोग सुपरमैन या फिर इन सब चीज़ों से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। सुपरमैन एक काफ़ी ज़्यादा ही वर्दी आदमी है जो कि इंसाफ पे यकीन रखता है, काफ़ी अच्छा है, नेक बंदा है, तो उस चीज़ों को लेकर लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वहाँ पर या फिर जो भी कैरेक्टर होगा या एक्टर होगा जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उनके पास्ट में बहुत ही बड़े-बड़े चीज़ें हुई थी। मगर जब से उन्होंने आयरन मैन का रोल किया तब से उन्होंने समझा कि यार या ऑडियंस है, जो पब्लिक है, तुम्हें एक अच्छा अपना इमेज पोर्ट्रे करना पड़ता है। मार्वल स्टूडियो इसमें बहुत ज़्यादा माहिर है। जैसे कि कहीं चैरिटी में जाकर अपने एक्टर्स को बोलेगा कि जाए भाई फ़ोटो खिंचा ले, या फिर यहाँ पे पब्लिक ऑडियंस के सामने जाकर एक पूरा इमेज अच्छा-अच्छा रख। तो इन सब चीज़ों को उन्हें मेंटेन करते हुए रखना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ़ हॉलीवुड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर, हर एक हीरो के बारे में बात हो रहा है। अगर कोई जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें पॉलिटिक्स में ले लूँ, अगर तुम्हारा एक कोई बड़ा लीडर है किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर कोई बड़ा आदमी है और वो कहीं कुछ जाकर मर्डर कर दे या फिर घोटाला कर दे या फिर स्कैम मतलब कुछ ऐसा कर दे, तो पूरे पार्टी पे इसका इमेज मतलब कि एक नेगेटिव पूरा चलता है, पूरा देश उसे देखता है। तो ऐसे ही अगर एक इंसान है जो कि सुपरमैन को निभा रहा है, आने वाला फ्यूचर जनरेशन उसे देखने वाला है, तो ये काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है उसके सर पर। तो टोटली मेरा यही मुद्दा था इस वीडियो में कि आने वाला जो भी एक्टर होगा, उसे अपना एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रखना पड़ेगा, कहीं कुछ गलती ना कर दे, तो उनका फ्यूचर, पूरे स्टूडियो का उम्मीद, सब पानी मिल जाएगा। तो जेम्स गन अगर आपने अभी तक चुन लिया है, तो भाई सही है, और अगर चुनने वाले हो, तो उससे पूछ लेना कि क्या तुम मतलब कि इस पब्लिक में कुछ गलत काम तो नहीं करेगे, या फिर उसे एक रूम में ताला मार के रख देना। तो हाँ, और भाई हेनरी कैविल हमारा प्यार है, और हेनरी कैविल को मैं असली में बताऊँ तो मैंने हमेशा से सुपरमैन माना है, क्योंकि मैं जब से मतलब कि मूवीज़ को देखना चालू किया हूँ 2011-12 से, उसके बाद एवेंजर्स में मार्वल घुसा, फिर या फिर डीसीयू का सुपरमैन में मैंने देखा, तो मैन ऑफ स्टील के लिए तो हेनरी कैविल का मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यार, मुझे लगा कि यार ये बंदा इससे ज़्यादा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता है सुपरमैन के लिए, मतलब कि ये देखने पे ही सुपरमैन लगता है। क्योंकि स्कूल के बैग से लेके टिफ़िन बॉक्स तक हर जगह यही बंदा दिखता है। तो यहाँ पर बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कि आने वाला फ्यूचर जो भी सुपर हीरोज़ का है, या फिर सुपर हीरोज़ के कैरेक्टर है, या फिर कोई बड़ा लीड रोल पे है, तो उसे पब्लिक में या फिर तुम्हें सोशल लाइफ में, और या फिर तुम्हें कहीं पे घूमते हो प्राइवेट में भी, तो तुम्हें हर एक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, कहीं ये इसका एक कोई बड़ा मुद्दा ना बन जाए और यहाँ पर कोई चीज़ें तुम्हारा फ्यूचर को अफेक्ट ना कर दे। तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगले वीडियो पे, अगले टॉपिक पे, अनकट के तीसरे एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।